नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बारी फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर। धरतीपुत्र फाउंडेशन जो घनानंद सर के द्वारा शुरू करी गई एक मुहिम है, इसके माध्यम से निःशुल्क शिक्षा भारत के हर एक स्टूडेंट तक पहुंच रही है। और अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धरतीपुत्र फाउंडेशन पर आपको हर एक एग्जाम को टारगेट करके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है और आई होप आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे और आपका लाभ हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं करा है तो शेयर जरूर कर दे ताकि वो सभी साथी भी इस मुहिम का हिस्सा बन सके जो किसी वजह से अपनी तैयारी को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं मनीष शुक्ला, जैसा कि आपको पता है, मैं आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ और इंग्लिश में पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर की शुरुआत करी थी। प्रोनाउन चैप्टर की बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन, आखिर प्रोनाउन होता क्या है, इस टॉपिक पे बातचीत कर ली थी। प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पजेसिव केस के बारे में कि आखिर जो प्रोनाउन का पजेसिव केस होता है वो कैसे यूज होता है, क्या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज की बातचीत को शुरू करते हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की, अपने टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की शुरुआत करी। कौन से प्रोनाउन की शुरुआत करी थी? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की शुरुआत की थी पिछली क्लास। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये हम लोगों ने सीख लिया था। इसमें हम लोगों ने इस टॉपिक पर भी बातचीत कर ली थी कि प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है के केस होते हैं, कौन कौन से केस होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बातचीत करी थी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और सेल्फ केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे आखिर ये पजेसिव केस क्या हो, पजेसिव केस क्या होता है और इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस। पजेसिव केस की अगर बात करें तो पजेसिव केस में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पजेसिव केस में आपको कितनी चीजें देखने को मिलेंगी? पजेसिव केस में आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला मिलेगा पजेसिव प्रोनाउन। क्या मिलेगा? पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा। और दूसरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और किस तरीके से इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है, उस पर आज की हम लोगों की बातचीत जो है वो बेस्ड हो। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का होता है इट्स और दे का होता है देयर। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्ष होता है, इट्स होता है या फिर कुछ जगह पे इसको नहीं लिखा जाता है, और क्या होता है? दियर्स होता है। ये इसके पजेसिव प्रोनाउन है। अब इस पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है इससे रिलेटेड जो बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद एक कोई ना कोई कौन आएगा? नाउन आएगा। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना अनिवार्य है, नाउन जरूर आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आता है। इसी चीज को हम लोग अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझें तो जैसे मान लो मैंने लिखा दिस इज माइन पेन, और फिर मैंने लिखा दिस पेन इज
माय। आप देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला लिखा है दिस इज माइन पेन और दूसरा लिखा है दिस पेन इज माइन। अब जब दोनों सेंटेंस को ध्यान से आप देखिएगा तो आप यहां पर देखेंगे कि यहाँ पे शब्द आया है माय और यहाँ पे एक शब्द आया है माइन। बात अगर माय और माइन की करें तो माय अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, अपने आप में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये अपने आप में क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। हमने क्या बताया, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी कोई नाउन नहीं आएगा, और आप देखें यहाँ पे एक शब्द लिखा है जो कि अपने आप में क्या है, नाउन। और अगर नाउन आ गया तो यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस लिखा है दिस पेन इज माय, यहाँ पे आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव आया है, और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। तो मतलब ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। ये होता है दोनों में डिफरेंस। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। यही दोनों में डिफरेंस होता है। कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो अपने साथ एक नाउन को जरूर लेता है, लेकिन अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन आया है तो उसके बाद नाउन नहीं आता। अगर इतनी बात आप याद रखेंगे तो आप इससे बनने वाला जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। बात अगर समझ आ गई तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ केस। कौन सा है, सेल्फ केस। अब आखिर ये जो सेल्फ केस होता है ये क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, इस पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। सेल्फ केस होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें सेल्फ केस क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। तो देखो सेल्फ केस में आई का सेल्फ केस क्या होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है। वी का सेल्फ केस क्या होता है, आर सेल्फ्स होता है। यू का सेल्फ केस क्या होता है, योर सेल्फ होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। और इसका सेल्फ केस योर सेल्फ्स भी होता है। बात करें ही की, हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और होता है देम सेल्फ्स। ये सेल्फ केस हुआ करते हैं। अगर ये इंग्लिश में कभी भी आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो सेल्फ केस हैं इनको दो नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। पहला नाम इनका क्या है, पहला नाम जो इनका है वो है, पहला जो नाम है इनका वो इनका नाम है, इनको कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, और कभी कभी इनको एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। कभी कभी इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है और कभी इनको एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। बात ये आती है कि कब इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे और कब इनको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तो देखिए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बोलेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन कब बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनको तब बोलेंगे जब ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन इनको तब बोलते हैं जब ये एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। जब ये एम्फेसाइज करने का काम करते हैं तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। पता कैसे चलता है, तो बेसिकली जब ये वर्ब के बाद यूज है, याद रखिएगा वर्ब के बाद अगर सेल्फ केस यूज हुआ है तो इस सेल्फ केस को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हुई हो, सब्जेक्ट के बाद अगर ये यूज हुए हैं तो उस केस में इनको बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो दो नाम से इनको हम जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। कब इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं और कब एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ये बात हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। इतनी बात अगर समझ आ गई तो इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लेंगे।
क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को हम लोग समझ लेंगे तो ये बात बिल्कुल जो है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे इनको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे वो बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। इनको क्वेश्चन के थ्रू कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए 2-3 सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको सेंटेंसेस को देखना है और ये पता करना है कि ये जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। अच्छा, हिंदी दोनों की स्वयं या खुद ही होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि आई माई सेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। आप इस सेंटेंस को देखिएगा, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे एक सेल्फ केस आपको दिख रहा होगा और फिर मैंने लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे भी आपको एक सेल्फ केस दिख रहा होगा। अगर पहले सेंटेंस में सेल्फ केस की बात करें तो ये रहा सेल्फ केस अपने आप में माई सेल्फ, और दूसरे सेंटेंस में ये रहा सेल्फ केस अपने आप में हिमसेल्फ। अब ये दोनों सेल्फ केस अगर यहाँ पे लिखे हैं तो सेल्फ केस अपने आप में काम क्या करेंगे, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेंगे या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होने का काम करेंगे। कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, आइए समझते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा जो सेल्फ केस है वो किसके बाद लिखा है, आई के बाद लिखा है, सब्जेक्ट के बाद लिखा है। और सब्जेक्ट के बाद अगर लिखा है तो ये एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है और इसको हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे लिखा सेल्फ केस एम्फेटिक प्रोनाउन है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ जो सेल्फ केस है वो अपने आप में कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात समझ आ गई। तो आप इस तरीके से देखकर इसको पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो सेल्फ केस सेंटेंस में लिखा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अपने आप में या फिर अपने आप में एम्फेटिक प्रोनाउन है। पहचानना आ गया। अगर पहचानना आ गया तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम सेल्फ केस का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। यदि ऑब्जेक्ट ना आया हो, यदि ऑब्जेक्ट ना आया हो तो इनके बाद सेल्फ केस लिखा जाता है। इनके बाद सेल्फ केस लिखा जाता है। अब वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन सी वर्ब्स है तो याद रखिएगा, सेटिस्फाई हो गया, सबमिट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, हर्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, प्राइड हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंजॉय हो गया, etc। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं और ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अगर सेंटेंस में आई हुई हैं, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अगर सेंटेंस में आई हुई हैं तो इनके बाद क्या आता है, इनके बाद एक सेल्फ केस आता है। अगर सेल्फ केस इनके बाद आया है तब तो ये, इनके बाद ऑब्जेक्ट आया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट होगा और इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक सेल्फ केस इनके साथ लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा वो भी समझाता हूँ आपको क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस ये लिखा कि ही, सेंटेंस हमने ये लिखा कि ही
इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल। अब जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो क्या इसमें कोई ऐसी वर्ब आई है जिस वर्ब के बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत करी? अब बोलोगे सर मुझे तो दिख रहा है। कौन सी वर्ब दिख रही है? इंट्रोड्यूस वर्ब यहाँ पे दिख रही है। और इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि इनमें से कोई भी वर्ब आएगी तो उसके बाद क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आया है तब तो ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? एक सेल्फ केस लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ इंट्रोड्यूस के बाद देखें तो लिखा हुआ है टू, जो कि अपने आप में क्या होता है? एक प्रेपोजिशन। अगर ये अपने आप में प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एक सेल्फ केस अब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेल्फ केस लगाना पड़ेगा, और ही का सेल्फ केस क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। तो आपको यहाँ पे हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस लिखा होता, और ये सेंटेंस कैसे लिखा होता? लिखा होता ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर टू द प्रिंसिपल। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर टू द प्रिंसिपल। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो तो आप बताओ क्या अब भी सेल्फ केस की जरूरत थी क्या? क्योंकि यहां भी आप देखो सेम ही वर्ब आई है इंट्रोड्यूस, लेकिन यहां पे वर्ब के बाद आप देखोगे तो लिखा है हिज ब्रदर, जो कि नाउन है, अपने आप में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब यहां वर्ब के बाद आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। और अगर वर्ब के बाद यहां पे ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट है, तो आपको सेल्फ केस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल क्या है? सही। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही। तो ये कुछ बातें हैं इस वर्ब से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के केसेस पढ़े, जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, सेल्फ केस, सारे केसेस जो हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप आपको सारे केसेस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर सारे केस आपको समझ आ गए हैं तो हम लोग प्रोनाउन में अगला प्रोनाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ना शुरू करेंगे। और जो नेक्स्ट प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग सीखें कि आखिर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं इसमें आपको ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये ईच अदर और वन अनदर होता है इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। इनको इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हम लोग बोलने का काम करते हैं। हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग दोनों की होती है, एक दूसरे, ठीक है। जैसे हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मोहन और रोहन को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे की मीनिंग में ये दो शब्द यूज होते हैं। और ये जो दो शब्द आप सबके सामने लिखे हैं इनको प्रोनाउन बोला जाता है। और कौन सा प्रोनाउन बोला जाता है? इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इनको बोला जाता है। अब आखिर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, कौन कौन सी बातें याद रखनी? तो याद रखिएगा, ईच अदर का यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब बात दो की हो, फॉर टू, यानी दो लोगों के बीच में एक दूसरा बताना हो तो हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात दो से ज्यादा की हो जाए, फॉर मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर का यूज ना करके वन अनदर का यूज करते हैं। बात समझ आ रही सभी को?
अब वन एंड अदर और ईच अदर का यूज कब करते हैं ये बात तो मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन के थ्रू भी इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि रोहन एंड कमल हेल्प्ड वन अनदर। अब अगर इस सेंटेंस की बात करें कि क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही लिखा है या इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, बात कितने लोगों की हो रही है। बात कितने लोगों की हो रही, जब इस बात को आप देखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि बात हो रही है दो लोगों की। कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। अब दो लोगों के लिए क्या वन अनदर आएगा क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा दो लोगों के लिए क्या आता है, दो लोगों के लिए आता है ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर का यूज होगा। दो लोगों के लिए क्या आता है, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही बात दो से ज्यादा की हो रही होती, यही बात कितने की हो रही होती, बात हो रही होती दो से ज्यादा की। जैसे यही सेंटेंस अगर लिखा होता कमल रोहन एंड सुरेश हेल्प्ड ईच अदर, तो क्या अब सेंटेंस सही था? अब इस बार देखेंगे तो यहां पे बात कितने लोगों की हो रही है, यहां पे बात आप देखेंगे तो दो से ज्यादा की हो रही। बात कितने की हो रही है, मोर देन टू की हो रही है। और अगर मोर देन टू की बात हो रही है तो क्या मोर देन टू के लिए ईच अदर आएगा क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा मोर देन टू के लिए ईच अदर नहीं आता, बल्कि क्या आता है, वन अनदर आता है। यहाँ पे वन अनदर आना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है, ये आपको याद होनी चाहिए, तब आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बात क्या याद रखनी है, ईच अदर आता है दो के लिए, वन अनदर हमेशा आता है दो से ज्यादा के लिए। अब देखिए यहाँ पे दो की बात हो रही थी, दो की बात हो रही थी तो हमने क्या यूज किया, ईच अदर का यूज कर लिया। बात दो से ज्यादा की हो रही थी तो हमने क्या यूज कर लिया, वन अनदर यूज कर लिया। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहेंगे। एक प्रोनाउन और हम लोग सीख लेते हैं, ये तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको देखने को मिलेगा ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर, इनको इंग्लिश में कौन सा प्रोनाउन बोला जाता है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, कौन कौन सी बातें याद रखनी, वो बात समझ। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज होती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दो बातें आपको याद रखनी। इससे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कभी भी ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो और इसके बाद ऑफ आया हो, ऑफ के बाद एक नाउन आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसे लिखी जाती है, सिंगुलर लिखी जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। दूसरी बात आपको ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड,
और जो तीसरी बात याद रखनी है वो ये याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, ईच होता है, ठीक है, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, या फिर यहां पे एक शब्द और आ सकता है एवरी, और इनके तुरंत बाद नाउन लिखा होगा। इनके तुरंत बाद क्या लिखा होगा, नाउन लिखा होगा। और अगर इनके तुरंत बाद नाउन लिखा है तो उस केस में इसको प्रोनाउन नहीं बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर इनमें से कोई शब्द लिखा है और इन शब्द के तुरंत बाद कोई नाउन लिखा है तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना बोल के क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। और ये जो इनके तुरंत बाद नाउन लिखा जाता है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। और आने वाली वर्ब भी हमेशा कैसे लिखी जाती है, सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। ये बातें अगर आपने याद रखी तो आप एग्जाम के एक क्वेश्चन बना पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, वर्ब कैसे लगती है, अगर इसके बाद ऑफ आया है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, आने वाली वर्ब कैसी होगी, और अगर इसके तुरंत बाद नाउन आ गया तब कौन सा केस लगेगा। और याद रखिए जब इसके बाद तुरंत नाउन आएगा तो वहां पे एक शब्द और बढ़ सकता है, एवरी। मतलब एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इन बात से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग एक बारी देखिएगा और ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का। मैंने लिखा कि ईच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। देखिए ये एक सेंटेंस लिखे हैं, ईच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है और ये पता करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ईच है, यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या है, ईच है, ये अपने आप में है क्या, ये लिखा हुआ जो ईच है ये अपने आप में है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। वो पता कैसे होगा, इसके तुरंत बाद देखो क्या लिखा है, आप बोलोगे सर इसके तुरंत बाद तो नाउन लिखा है, और अगर इसके तुरंत बाद नाउन लिखा है तो फिर ये क्या हो गया अपने आप में, ये अपने आप में हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल। अभी हमने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट। क्या सेंटेंस में इतनी ही गलती थी या और भी गलती। वर्ब कैसे लगती है तो हमने बताया था जब नाउन सिंगुलर हो गया तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और वज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको वर लिखना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन जैसे इसका प्रोनाउन वाला केस था, ऑफ वाला केस था, वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फिर से हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा आइदर ऑफ द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहां भी आपको सबसे पहले देखना है और देखकर यह पहचानना है कि यहां पे लिखा आइदर अपने आप में क्या है। आइदर अपने आप में क्या है तो आप देखोगे इसके बाद ऑफ आया, फिर नाउन आया, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है। और अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, और एडजेक्टिव नहीं होगा तो ये होगा क्या, ये प्रोनाउन होगा। अब कॉन्सेप्ट देखो जो हमने सिखाया था उसको अप्लाई करिए, क्या सही लिखा है। आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर या प्लूरल, आप बोलोगे सर आपने बताया था प्लूरल होता है तो बॉय नहीं क्या होना चाहिए था, बॉयज होना चाहिए था। आने वाली वर्ब कैसी होती है, आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है तो वर नहीं क्या होना चाहिए था, वस होना चाहिए। ठीक है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है तो आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी। तो आने वाली वर्ब भी अपने आप में क्या होती है, सिंगुलर होती है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और समझ लीजिए और फिर आज की क्लास को यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे। जैसे मान लो सिर्फ अकेले आया होता, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि देयर आर टू स्टूडेंट्स, देयर आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर लिखा आइदर हैव स्टोलन,
आइदर हैव स्टोलन द रिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ भी आइदर आया है, लेकिन यहाँ पे जो आइदर आया है इसके तुरंत बाद ना तो कोई नाउन या प्रोनाउन आया है और ना ही ऑफ से जुड़कर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है। तो इस केस में भी अपने आप में प्रोनाउन ही कहा जाएगा। और ये होता कैसा है, सिंगुलर होता है, ये बात हमने आपको बताई थी। और अगर सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होनी चाहिए, हैव नहीं, क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट जो प्रोनाउन होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव या कोई भी प्रोनाउन सीखेंगे। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिए लोगों तक। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।